नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज जो आप बीती आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे नौजवान डिलीवरी बॉय की है जिसका नाम साहिल है। साहिल सिर्फ एक ऑर्डर देने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक ऐसी भूखी रूह को खाना देने जा रहा है जो सिर्फ खाना नहीं, उसकी सांसें भी निगल जाना चाहती थीं। ये कहानी सच्ची है और साहिल आज भी जिंदा है, लेकिन अब वो रात में काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं सुनसान जंगल और आखिरी डिलीवरी बॉय की आपबीती। डिलीवरी बॉय साहिल की खुद की जुबानी। और हां दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्यासी आत्मा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई साया आपके पीछे हो तो आप अकेले ना हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। बस इतना ही कह सकता हूं कि इस वक्त मैं जिंदा हूं, लेकिन जिस रात की आप बीती मैं सुनाने जा रहा हूं, उस रात मेरी मौत ने मेरी सांसों की डोर छू ली थी। मैं पिछले 8 महीने से एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम कर रहा था। शुरुआत में तो सब ठीक चला, दिन हो या रात ऑर्डर पहुंचाकर कुछ पैसे कमा लेता था। लेकिन जिस रात ये सब हुआ वो 11 अक्टूबर था, और उस रात मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात लगभग 9:45 पर मुझे कंपनी की ऐप पर एक ऑर्डर आया। लोकेशन था वनदेवी जंगल के पास केएम मिल की तरफ एक छोटा फार्म हाउस। पहली बार ऐसा अजीब नाम देखा था, लेकिन कंपनी की ड्यूटी थी तो चल पड़ा। मैंने कॉल किया। रिसीवर ने बड़ी धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, आ जाओ, रास्ता खुला रहेगा, देर मत करना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे कोई कब्र से बोल रहा हो। मैंने झटका दिया और हेलमेट पहन लिया। रात हो चुकी थी और मैं अपनी डिलीवरी बाइक लेकर शहर से बाहर निकल गया। जैसे जैसे शहर की लाइटें पीछे छूटती गईं, अंधेरा गहराता गया और मेरे चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और सन्नाटा रह गया। मुझे रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि जीपीएस अचानक रुकने लगा था। ऐप खुल रही थी लेकिन नक्शा ब्लैंक था। मेरे सामने एक टूटा हुआ बोर्ड था, उस पर घिसा पिटा सा लिखा था, वनदेवी वन क्षेत्र, आगे खतरा है। मैं कुछ सेकंड तक वहीं रुक गया, लेकिन फिर सोचा एक डिलीवरी ही तो है, पहुंचा के लौट जाऊंगा। मैंने बाइक आगे बढ़ाई। अब रास्ता कच्चा हो चुका था और चारों तरफ गहरा जंगल और पत्तों की खड़खड़ाहट, जैसे कोई पेड़ों के बीच दौड़ रहा हो। तभी मेरे मोबाइल पर अचानक कॉल आया, बिना नंबर के। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था, अननोन, डोंट बी लेट। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया और उधर से सिर्फ सांसों की घुटी हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो भी रहा हो और सांसें भी खींच रहा हो। मैंने घबराकर कॉल काट दी, लेकिन तभी मेरे सामने एक मोड़ पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, लटकते बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक मारी, लेकिन जब तक बाइक रुकी वो वहां से गायब हो चुका था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। चारों तरफ घुप सन्नाटा, ना कोई लाइट, ना कोई इंसान, सिर्फ मेरी सांसें और वो अंधेरा। तभी मेरी बाइक की मिरर में मुझे किसी की परछाई दिखी जो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं एकदम सुन्न हो गया, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मिरर में जो दिख रहा था वो इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और सर धीरे धीरे बाईं तरफ मुड़ रहा था, जैसे कोई गर्दन को खींचकर घुमा रहा हो। मैंने झटके से पलटकर पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरी गर्दन के बिल्कुल पास एक जली हुई सांस आकर अटक गई। मैंने चीखकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार किक मारने पर भी सिर्फ ठक 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 की आवाज आती थी। और तभी मेरे हेलमेट के अंदर किसी ने थपकी दी। कसम से किसी की उंगलियां मेरे कान के पीछे लगीं। मैंने झट से हेलमेट फेंक दिया और दौड़ पड़ा। भागते हुए मेरी चप्पल उतर गई और जमीन की मिट्टी में जैसे कुछ गीला गीला था। जब नीचे देखा, वहां खून फैला हुआ था, ताजा, और उससे भाप उठ रही थी। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। सांसें फटफट कर चल रही थीं, लेकिन तभी जंगल में एक पुरानी सी महिला की धीमी हंसी गूंजी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और अचानक
पेड़ों के बीच एक झटका हुआ, जैसे किसी ने खुद को रस्सी से लटकाया हो। रस्सी से लटकती देह बार बार टकरा रही थी और वो लाश मेरी ओर मुंह करके मुस्कुरा रही थी। एक पल को लगा जैसे वो मेरे अंदर उतर गई हो। मेरी धड़कन अब मेरी नहीं लग रही थी और तभी मेरे फोन में फिर से वही कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, डिलीवरी अधूरी है साहिल, लौट मत जाना। मैंने कांपते हाथों से फोन नीचे फेंक दिया, लेकिन उस स्क्रीन की चमक अंधेरे में अब भी मुझे घूर रही थी। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन पांव अपने आप चल पड़े थे। आगे एक झाड़ी के पार मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक टिमटिमाती सी रोशनी जो शायद किसी पुराने घर से आ रही थी। मैं उस दिशा में बढ़ा और कुछ ही देर में मेरे सामने एक टूटा फूटा फार्म हाउस था। जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल सुनसान, उसकी दीवारों पर काई जमी थी। दरवाजा आधा लटक रहा था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मैंने डरते हुए दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा कराहता हुआ खुला और भीतर से जले हुए तेल और मरे हुए चमगादड़ों की बदबू आई। अंदर एक टूटी हुई लकड़ी की टेबल थी और उसके पास एक पुराना डिलीवरी बैग पड़ा था। मैंने नजदीक जाकर उसे देखा। उस पर खून के धब्बे थे और नीचे एक सड़ी हुई डिलीवरी बॉय की वर्दी पड़ी थी, जिसका बैज था राहुल I.728। मैंने कांपते हाथों से वो बैग खोला। उसमें अब भी एक ठंडा खाना पैक था, लेकिन पूरी तरह काला पड़ चुका था। और तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर मेरी नजर पड़ी उस कमरे की दीवार पर, जहां लाल खून से किसी ने लिखा था, तू तीसरा है, बाकी दो भी यहीं मरे थे। मेरा दिल एक बार को जैसे रुक गया। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, फर्श नीचे से हिल गया और फर्श के नीचे से उठी एक सड़ी हुई इंसानी उंगलियों की जोड़ी। मैंने चीख कर पीछे देखा। वो वर्दी अब खुद ब खुद हवा में उड़ रही थी और जैसे कोई दिख ना रहा हो, पर वहां कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने, और उसकी आंखें दीवार पर बनी पेंटिंग में धीरे धीरे चमकने लगी थीं। हवा में तैरती वो वर्दी मेरे करीब आती जा रही थी और कमरे की दीवार पर बनी आंखें अब धीरे धीरे खून टपकाने लगी थीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में खड़ा हूं, जहां जमीन, दीवारें और हवा सब कुछ मर चुका है। मैं भागने के लिए पलटा, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे की जमीन दरक गई। मैं सीधे नीचे गिरा और गिरते हुए एक लकड़ी की सीढ़ियों से टकराता चला गया। जब आंखें खुलीं तो मैं एक पुराने तहखाने में पड़ा था। अंधेरा था, दम घुट रहा था और एक कोने में एक पुरानी टीवी चल रही थी, जिस पर झिलमिलाहट में कुछ वीडियो चल रहा था। मैं खींचते हुए पास गया। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय था, राहुल, वही जिसका बैग ऊपर पड़ा था। वो कैमरे की तरफ देखकर चीख रहा था, मुझे निकालो यहां से, ये औरत इंसान नहीं है, ये हमें खाती है। वीडियो में उसकी आंखें फटी हुई थीं और स्क्रीन पर खून के छींटे पड़े। फिर दूसरा वीडियो चला। एक और डिलीवरी बॉय, शायद नाम इमरान था, वो कह रहा था, कंपनी वाले भी जानते हैं, ये ऑर्डर हर बार उसी लोकेशन पर भेजते हैं ताकि कोई तो उसका खाना बने। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पीछे देखा तो तहखाने की दीवार पर 3 फोटो फ्रेम लगे थे। तीनों में अलग अलग लड़कों की तस्वीरें थीं और नीचे लिखा था, राहुल डिलीवर्ड, इमरान डिलीवर्ड, साहिल प्रिपेयरिंग, मेरा नाम, मेरा चेहरा, और नीचे लिखा था प्रिपेयरिंग। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां से निकलने के लिए दीवार को पीटने लगा और चिल्लाया, कोई है क्या? लेकिन तभी तहखाने की छत से लटकती रस्सी हिली और ऊपर से गाढ़ा काला खून टपकने लगा और वो आवाज फिर गूंजी। मैंने पीछे पलटकर देखा। एक औरत जली हुई, बिना आंखों के, सिर झुकाकर बिल्कुल पास आ चुकी थी और उसके होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भूख। उस जली हुई औरत के मुंह से ये शब्द निकले, लेकिन वो आवाज इंसान की नहीं थी, किसी गहरे कुएं के भीतर से आती पड़ी पड़ी चीख की तरह थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और होंठ जैसे किसी ने उधेड़ कर सिल दिए हों। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और हवा में गूंधी हुई सड़ी हुई मांस की बदबू मेरे फेफड़ों को काटने लगी। मैंने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंका, लेकिन वो पत्थर उसमें से होकर निकल गया। वो कोई इंसान नहीं थी, वो सिर्फ एक भूखी आत्मा थी। और तभी मेरे पैरों के नीचे फर्श हिला
एक लकड़ी की पट्टी टूटकर खुली और अंदर से एक छोटा लोहे का बक्सा निकला। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे जिन पर कंपनी का लोगो था और ऊपर मोटे शब्दों में लिखा था, डेड राइडिंग प्रोग्राम कॉन्फिडेंशियल। मैंने पढ़ना शुरू किया और जो पढ़ा वो मेरी जान निचोड़ देने के लिए काफी था। उस फाइल में लिखा था, वनदेवी जंगल के पास केएम मिल के नीचे कुछ अधूरी आत्माएं वर्षों से भटक रही हैं। उन्हें शांत रखने के लिए हर महीने कुर्बानी दी जाती है। एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी मर्जी से आए, इसलिए डिलीवरी बॉयज को लोकेशन भेजी जाती है। उन्हें पता नहीं होता, लेकिन कंपनी सब जानती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब ये सारी डिलीवरीज, ये ऑर्डर, ये सब एक जाल था और मैं इस बार की कुर्बानी था। मैंने जैसे ही फाइल नीचे रखी, मेरे फोन में फिर से कॉल आया। इस बार कॉल उठते ही जो आवाज आई वो मेरी मैनेजर रीमा की थी और वो बोली, साहिल, अगर तू जिंदा है तो भाग मत, वरना वो भूख और तेज हो जाएगी। तू लौटेगा तो कंपनी भी तुझसे पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन अगर तू मर गया तो अगली डिलीवरी आराम से जाएगी। मैं समझ गया था अब मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ कंपनी भी मिली हुई थी और उस जली औरत ने अब मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वो औरत अब मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो हंसी कोई इंसान नहीं कर सकता। वो किसी भूखी रूह की हंसी थी जो खा जाने से पहले मुस्कुराती है। मैंने उस बक्से की फाइलें फेंकी और पूरी ताकत से पीछे हटकर भागा। अंधेरे में मुझे एक दरार दिखी, तहखाने की पिछली दीवार में। मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की और जैसे तैसे छोटा सा रास्ता बनाकर रेंगता हुआ बाहर निकला। बाहर आते ही तेज हवा ने मेरे चेहरे पर झटका मारा, लेकिन वो खुला आसमान नहीं था। वो एक और जंगल था, लेकिन यह जंगल पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। अब मुझे यकीन हो गया, यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक जाल था, एक फंसाने वाला माया जाल। मैं अंधेरे में भागता गया, चारों ओर सिर्फ सूखे पत्तों की चरमराहट और पेड़ों के पीछे से कोई मुझे देखता हुआ एहसास। तभी मुझे एक कच्चा रास्ता दिखा जो शायद मुख्य सड़क की ओर जाता था। मैं हिम्मत करके उसी ओर दौड़ा। कुछ दूर जाकर मुझे अपनी वही बाइक दिखी जो मुझे लगा था कि ऊपर रह गई है। मैं भागकर पास गया, बाइक स्टार्ट किया। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही बाइक ने रफ्तार पकड़ी, पीछे सीट पर किसी के बैठने की धप की आवाज आई। मैंने डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगा। फिर वो आवाज आई मेरे कान के बेहद पास। राहुल भी ऐसे ही भागा था, पर भूख तो वापस बुला ही लेती है। मैंने पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक पत्थरों से उछलती हुई आगे भाग रही थी, लेकिन रास्ता कभी दाहिने घूमता, कभी बाएं, फिर वापस उसी पेड़ के पास आ जाता। मैं बार बार घूमकर उसी जगह पहुंच रहा था। अब समझ आ गया था, जंगल मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर डिलीवर्ड, थैंक यू साहिल। स्क्रीन फ्रीज हो गई और बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कांपते हुए सिर घुमाया। पीछे सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन सीट पर जली हुई हड्डियों की राख बिखरी हुई थी और उस पर 2 हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से उठकर खुद उतर लिया हो। मेरे होंठ फट चुके थे, आंखों में आंसू नहीं, धुआं भर चुका था। मेरी सांसें अब मेरी नहीं लगती थीं। मैंने राख भरी सीट को देखा और वो हाथों के निशान जो अब भी गर्म थे। मेरे फोन की स्क्रीन अब काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें अजीब सी दरारें पड़ गई थीं, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मारकर खरोंचा हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे डिलीवर कर दिया गया है, खाना या मैं खुद। मैंने चुपचाप बाइक को धक्का दिया। अब स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं बची थी। किसी तरह एक पगडंडी से होता हुआ मैं बाहर जंगल की सीमा तक पहुंचा और तभी मुझे सड़क के किनारे एक पुराना खाली ट्रक खड़ा दिखा। उसका ड्राइवर साइड का दरवाजा आधा खुला था, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। मैंने आवाज दी, भाई कोई है क्या? मुझे बस इस जंगल से निकलना है। कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा और पास गया। ट्रक के शीशे धूल से ढंके हुए थे, लेकिन सामने विंडशील्ड पर लिखा था 707 रिटर्न राइट टू नथिंग। मेरे हाथ कांपने लगे। 707,
ये नंबर मुझे कहीं याद सा लग रहा था, कहीं सुना हुआ, डरावना, मौत जैसा। मैंने धीमे से दरवाजा खोला और तभी ट्रक के अंदर से एक झटका आया, जैसे कोई उठकर बैठा हो। मैंने झट से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर सामने शीशे पर पड़ी। शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तू जो भी गाड़ी छड़ेगा अब ड्राइवर नहीं रहेगा, यात्री बन जाएगा। और तभी ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, ठीक वही भूखी जली हुई औरत की, बैठ जा साहिल, अगली डिलीवरी कहीं और करनी है। ये शब्द अब मेरे कानों में नहीं, मेरे सीने के अंदर किसी ने पिघले हुए लोहे से गढ़ दिए थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मैं जानता था ट्रक के अंदर बैठा जो कुछ था वो इंसान नहीं था। ट्रक आगे बढ़ा और जिस सड़क पर चला वो कोई आम रास्ता नहीं था। कांटों से भरी एक वीरान सड़क, जहां हर 10 मीटर पर एक सूखा पेड़ लटक रहा था और हर पेड़ की टहनी पर कोई पुरानी वर्दी टंगी थी, जैसे ये रास्ता पहले भी किसी ने तय किया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक की डिक्की की ओर देखा। डिक्की बंद नहीं थी, थोड़ी सी खुली थी और वहां से कुछ सड़ा हुआ बह रहा था। मैं हिम्मत करके पीछे गया, डिक्की खोली और जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डिक्की के अंदर 3 अधजले शव पड़े थे, सबके शरीर अधूरे, जैसे किसी ने काट कर कुछ हिस्सा निकाल लिया हो। उनके गले में अब भी डिलीवरी बैज लटके थे जिस पे लिखा था राहुल, इमरान और तीसरा विवेक, लास्ट राइड फेल्ड। विवेक का चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हों या चेतावनी दे रही हों। तभी अचानक ट्रक की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा और फिर ट्रक के अंदर एक पुराना घिसा हुआ रेडियो बजा। साथ ही ट्रक के डैशबोर्ड पर एक पर्ची प्रिंट होकर निकली जिस पे लिखा था ऑर्डर आईडी 666, ग्राहक का नाम अज्ञात, विशेष निर्देश साहिल को जिंदा पहुंचाना है। मैं कांप गया। जिंदा पहुंचाना है मतलब अब मैं ही डिलीवरी हूं। और तभी मेरे बगल वाली खाली सीट पर फिर से दबाव पड़ा, जैसे कोई झुककर मेरे कान के पास आ गया हो। मैंने रोते हुए दरवाजा खोला और ट्रक से कूद गया। जमीन पर गिरते ही मेरा सिर पत्थरों से टकराया, आंखें धुंधली होने लगीं। जंगल की उस सूखी जमीन पर मैं गिरा पड़ा था, चेहरे से खून बह रहा था और मेरी आंखों के सामने खड़ी थी वही जली हुई औरत। उसके पीछे खड़े थे तीनों, राहुल, इमरान और विवेक, जिन्हें मैंने अब तक सिर्फ कंपनी के डिलीवरी राइडर समझा था। पर अब उनकी रूहें भूख में बदल चुकी थीं। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन मेरी सांसों में गंध थी सड़े हुए मांस की, और डर ऐसा था कि दिल धड़कना भूल रहा था। वो औरत झुकी और मेरे पास आकर बोली, साहिल, अब तू जान गया है ना, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मेरे सामने वो तीनों घुटनों के बल आ गए और मुझे अपनी तरह झुकाने की कोशिश करने लगे। मेरे मुंह से चीख नहीं निकल रही थी, बस दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। तभी मेरे बैग से एक चीज जमीन पर गिर गई, मेरी मां की दी हुई राम नाम की छोटी सी किताब, जो मैं हमेशा अपने बैग में रखता था। जैसे ही वो किताब जमीन पर गिरी, चारों रूहें एक झटका खाकर पीछे हट गईं और उस औरत ने जैसे चिढ़कर आंखें मूंद लीं और गरज उठी और बोली, ये नाम यहां नहीं चलेगा, ये भूख का इलाका है। मैंने कांपते हाथों से वो किताब उठाई, उसे अपने सीने से लगाया और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, मैं भूख नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मुझे कोई रूह नहीं झुका सकती। एक तेज हवा चली, आसमान में जैसे बिजली गिरी और उस औरत के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तू आज बच गया साहिल, लेकिन भूख अभी मरी नहीं है। मैं लौटूंगी जब तेरा मन फिर से डर में डूबेगा। और फिर वो गायब हो गई। तीनों डिलीवरी बॉय की रूहें एक एक कर राख में बदलने लगीं। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्हें अब मुक्ति मिल गई हो। मैं वहीं बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। अब मुझे पता चल गया था, ये कोई कंपनी की गलती नहीं थी। ये भूख इस जंगल में बसी एक सदी पुरानी रूह थी, जो डर और भटकाव से लोगों को खा जाती थी। और आज मैं उसका हिस्सा बनने से बच गया। मैं आसमान अब काला हो गया था, पर पहली बार उसमें एक हल्की सी नीली रेखा दिख रही थी, जैसे अंधेरे की छाती फाड़कर सुबह आने को हो। मैंने कांपते हाथों से बैग उठाया। बाइक वहीं टूटी फूटी पड़ी थी, लेकिन मैं अब रास्ता नहीं ढूंढ रहा था। मैं बस वहां से दूर जाना चाहता था।
मैं पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में हर पेड़ मुझे घूरता हुआ लगा, हर झाड़ी से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती और पीछे से कभी कभी वो औरत की हंसी, धीमी मगर जहर जैसी। कई घंटों की चलने के बाद अचानक मुझे सामने एक कच्चा मंदिर दिखा, छोटा सा, टूटा हुआ, पर दीपक जल रहा था। मैं वहां बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रोया। तभी एक बूढ़ा बाबा वहां आया। उसने मेरी हालत देखी और बस इतना कहा, तू बच गया बेटा, लेकिन अब दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी तेरी है। मैंने सिर उठाकर पूछा, क्या वो औरत फिर लौटेगी? बाबा बोला, हाँ, जब भी कोई इंसान अपना डर अकेले झेलेगा वो फिर आएगी और भूख के नाम पर उसे खा जाएगी। तू जिंदा है साहिल, लेकिन मौत अब तुझसे डरती नहीं, तुझे पहचानती है। अब मैं गांव लौट आया हूं, सब कुछ छोड़ दिया है, न डिलीवरी न शहर, बस एक मंदिर में सुबह शाम वही राम नाम की किताब पढ़ता हूं। उस रात के बाद मैं बच तो गया, लेकिन अब भी हर रात वही जली हुई औरत मेरे सपनों में खड़ी रहती है। उसकी आंखें अब भी पूछती हैं, अगली डिलीवरी कब है साहिल? मैं सोचता हूं सब खत्म हो गया, लेकिन जब भी मेरा फोन बजता है मुझे लगता है फिर से कोई ऑर्डर आईडी छा ना आ जाए, क्योंकि वो अब भी कहीं जिंदा है, भूख अब भी लगी है और अगला शिकार शायद तुम हो। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आपने सुनी डिलीवरी बॉय साहिल की सच्ची और खौफनाक आप बीती। अगर कहानी ने रूह तक झकझोर दी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी अब बहुत दूर नहीं, बस एक कॉल या एक डिलीवरी की देर है।